गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे शुरुआत करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सेना ने अपने सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी चीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने चीन से कहा कि अगर उसे ग्वादर में मिलिट्री बेस बनाना है तो जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत देनी होगी। पाकिस्तानी सेना की इस मांग के बाद चीन की सरकार भड़क गई है और पूरी बातचीत रुक गई है। चीन पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वह ग्वादर पोर्ट को उसकी सेना के हवाले कर दे, लेकिन पाकिस्तानी सेना आनाकानी कर रही है। चीन ने ग्वादर पोर्ट को बनाने में अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन इसे सौंपने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बहुत ही खतरनाक शर्त रख दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत है, लेकिन उसके अपने एक्सपर्ट इससे सहमत नहीं है। इसी वजह से वे अब चीन को ब्लैकमेल करने में जुट गए हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला। डाप साइट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने इससे पहले प्राइवेट तरीके से चीनी सेना को आश्वासन दिया था कि वो अपने ग्वादर पोर्ट को उसके हवाले कर देगी। अब पाकिस्तानी सेना ने केवल जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत मांग रही है, बल्कि खूब सारा पैसा भी मांग रही है। दरअसल भारत की बढ़ती परमाणु ताकत से पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है और वह चाहती है कि एक विश्वसनीय जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत उसे मिल जाए। पाकिस्तान ने साल 2018 में सबमरीन से दागे जाने वाली बाबर-3 मिसाइल का परीक्षण किया था। पाकिस्तानी नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल रिटायर अहमद सईद का कहना है कि इस परीक्षण के बाद पाकिस्तानी सेना के पास एक सबमरीन से परमाणु बम का हमला करने की ताकत आ गई है, लेकिन इस्लामाबाद की क्षमता भारतीय नौसेना की ताकत के मुकाबले बहुत ही सीमित है। उन्होंने कहा कि यह दौर हाइब्रिड सबमरीन का है। पाकिस्तानी नौसेना चीन से 8 हंगोर क्लास की सबमरीन खरीद रही है, जो एयर इंडिपेंडेंट propulsion यानी AIP से लैस है, जो अब पाकिस्तानी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। उन्होंने कहा कि आखिरी आदर्श हल यह है कि परंपरागत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन का मिश्रण रखा जाए। विश्लेषकों का कहना है इसी वजह से पाकिस्तानी नौसेना चीन के विकल्प पर विचार कर रही है और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन चाहती है। पाकिस्तान की इस कोशिश में तेजी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के ऑकस परमाणु पनडुब्बी डील के बाद और बढ़ गई है। इससे पहले माना जाता था कि परमाणु प्रसार संधि का उल्लंघन है। दरअसल परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकती है। इसी वजह से दुश्मन उसका पता नहीं लगा पाते हैं। इसी वजह से किसी देश के परमाणु हमला करने की सूरत में जवाबी हमला करने के लिए परमाणु पनडुब्बियां आदर्श हथियार मानी जाती हैं। ये न्यूक्लियर पनडुब्बियां किसी परमाणु हथियार से लैस देश के न्यूक्लियर ट्रायड का आम अंग है। पाकिस्तान को डर सताता रहता है कि भारत पहले परमाणु हमला करके उसके एटम बम के जखीरे को नष्ट कर सकता है। इसी वजह से अब वह परमाणु सम्मेलन चाहता है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है और वह इसे लगातार बढ़ा रहा है। वहीं भारत की बात करें तो 172 परमाणु बम है। चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत है। पाकिस्तान चीन की बनाई हंगोर क्लास की परंपरागत सबमरीन के अंदर बाबर-3 मिसाइल लगा रहा है, जो परमाणु बम गिरा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, जो बहुत कम है। वहीं भारत की अरिहंत परमाणु पनडुब्बी 750 किलोमीटर तक एटमी हमला कर सकती है। इसके अलावा भारत 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है, जो पनडुब्बी से दागी जा सकती है। ये हम बात करें कनाडा की। भारत विरोधी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ट्रूडो पहले से ही अपने देश में लोगों का विरोध का सामना कर रहे हैं। चुनाव पूर्व सभी सर्वेक्षणों में ट्रूडो की लोकप्रियता को गिरते हुए दिखाया जा रहा है। इस बीच कनाडा की खालिस्तान समर्थक पार्टी NDP के नेता जगमीत सिंह ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की है। NDP कुछ महीने पहले तक जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार में शामिल थी। हालांकि ट्रूडो की गिरती लोकप्रियता को देखते हुए उसने चुनाव से ठीक पहले समर्थन वापस ले लिया है। कनाडा स्थित ग्लोबल न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार जब जगमीत सिंह से पूछा गया कि क्या वे अव्यवस्था प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। उन्हें यह टिप्पणी क्रिस्टिया फिनलैंड के कनाडा के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद की। ओटावा में पत्रकारों से बात करते हुए जगमीत सिंह ने कहा कि कनाडा के लोग कई तरह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिसमें महंगे किराने के सामान से लेकर घरेलू कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद बढ़े हुए टैरिफ का खतरा शामिल है। जगमीत सिंह ने कहा कि इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जस्टिन ट्रूडो और लिबरल्स खुद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे कनाडाई लोगों के लिए लड़ने के बजाय खुद से लड़ रहे हैं और इसी कारण से आज मैं जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा देने का आह्वान कर रहा हूं। उन्होंने कहा उन्हें जाना ही होगा। NDP ने हाल में ही समर्थन देकर ट्रूडो के सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी को विश्वास मत के दौरान जीत दिलाई थी। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं बार बार सरकार से हाउस ऑफ कॉमन्स के विश्वास मत हासिल करने या रायडू हॉल जाकर गवर्नर जनरल से तत्काल चुनाव कराने का अनुरोध करने की मांग की है। प्रश्नकाल से ठीक पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर अपने बयान में कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवेरे ने कहा जस्टिन ट्रूडो ने सरकार से कंट्रोल खो दिया और वह फिर भी वे सत्ता से चिपके हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम इस तरह के अराजकता, विभाजन, कमजोरी को स्वीकार नहीं कर सकते।
जबकि हम अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और निकटतम सहयोगी अमेरिका से 25% टैरिफ की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक मील दूर से ही कमजोरी को पहचान सकते हैं। उन्हें जोर देकर कहा कि जगमीत सिंह के समर्थन के कारण ट्रूडो कुर्सी बचाने में सक्षम हुए हैं। इस बीच हाउस ऑफ कॉमन्स में सरकार की नेता करीना गोल्ड ने कहा कि सरकार हाल ही में आयोजित कई विश्वास मतों में हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास जीतने में सक्षम रही है। ग्लोबल न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को जारी किए गए इप्सोस पोल से पता चला है कि सितंबर से लिबरल समर्थन में 5 अंकों की कमी आई है, जो 21% तक कम हो गया है, जिससे वे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के बराबर आ गए हैं। ग्लोबल न्यूज़ से बात करते हुए इप्सोस ग्लोबल पब्लिक अफेयर्स के सीईओ डैरल ब्रिकर ने कहा कि हमें यहाँ जो देख रहे हैं वह यह है कि प्रगतिशील मतदाता एनडीपी पर पुनर्विचार करने का निर्णय लेने लगे हैं। हम जानते हैं कि इन दिनों कनाडाई आबादी में सबसे बड़े मतदाता समूह में से एक लिबरल एनडीपी स्विचर है। आइए हम बात करें अब श्रीलंका की। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने आश्वासन दिया है कि वो अपनी ज़मीन का किसी भी तरह से भारत की सुरक्षा के खिलाफ उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर चर्चा के दौरान संयुक्त बयान में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बात कही। उनका यह बयान उस वक्त आया जब चीन भारत के खिलाफ अपने मिशन हिंद महासागर को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। दरअसल श्रीलंका में चीन के बढ़ते दखल से भारत की चिंता बढ़ी हुई है। 2 साल पहले जब श्रीलंका कर्ज चुकाने में विफल रहा था तो चीन ने उसके हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। चीन ने यहाँ पर अपने नौसैनिक निगरानी जासूसी जहाज को खड़ा किया। अगस्त 2022 में चीनी नौसेना के जहाज युआन वांग 5 ने दक्षिण श्रीलंका के हम्बनटोटा में डॉक किया था। इसके बाद 2 चीनी जासूसों जहाज़ों का नवंबर 2023 तक 14 महीने के भीतर श्रीलंका के बंदरगाहों में डॉक करने की अनुमति दी गई थी। चीनी सोच जहाज 6 अक्टूबर 2023 में श्रीलंका पहुंचा और उसने कोलंबो बंदरगाह पर डॉक किया। इस जहाज के डॉक करने का उद्देश्य समुद्री पर्यावरण पर रिसर्च थी, मगर भारत और अमेरिका ने इसे लेकर चिंता जताई थी। नई दिल्ली ने आशंका जताई थी कि चीनी जहाज जासूसी जहाज हो सकते हैं और कोलंबो से ऐसे जहाज़ों को अपने बंदरगाहों पर डॉक करने की अनुमति न देने का आग्रह किया था। भारत द्वारा चिंता जताए जाने के बाद श्रीलंका ने जनवरी में अपने बंदरगाह पर विदेशी शोध जहाज़ों के आने में प्रतिबंध लगा दिया था। अब श्रीलंका और भारत के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद श्रीलंका ने अपना रुख साफ किया है। श्रीलंका की ओर से कहा गया अपने जल क्षेत्र का किसी भी तरह से भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक तरीके से उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, न ही किसी ऐसे अभियान की मंजूरी देगा जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सोमवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने कहा कि हमने करीब 2 साल पहले एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना किया था। उसमें भारत ने हमारा भरपूर समर्थन किया। श्रीलंका भारत की विदेश नीति में बहुत अहम स्थान रखता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमेशा श्रीलंका की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को भी आश्वासन दिया है कि हम अपनी जमीन का किसी भी तरह से भारत के हितों के हानिकारक उपयोग नहीं होने देंगे। भारत के साथ सहयोग निश्चित रूप से बढ़ेगा और मैं भारत के प्रति अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन देना चाहता हूँ। आइए हम बात करें एनएसए अजीत डोभाल की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल मंगलवार को बीजिंग की यात्रा पर जाएंगे। यह लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद उनकी चीन की आधिकारिक यात्रा होगी। सूत्रों के अनुसार इस दौरान वे सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले एसआर संवाद दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में हुआ था। वार्ता के इस तरीके को शुरू करने का निर्णय 23 अक्टूबर को कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आयोजित बैठक में लिया गया था। सूत्रों ने बताया कि एनएसए डोभाल की यह यात्रा इस महीने के अंत में या जनवरी की शुरुआत में हो सकती है। हालांकि इसके आयोजन स्थल पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गौरतलब है कि देपसांग और देमचौक से सैनिकों के पीछे हटने के बाद दोनों देशों में बातचीत का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है। बातचीत के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि एनएसए डोभाल होंगे। वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री वांग ही करेंगे। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के मद्देनजर पिछले 5 वर्षों में कोई एसआर वार्ता नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर सैन्य गतिरोध मई 2020 में शुरू हुआ था। उसी साल जून में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच घातक झड़प हुई थी, जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था। सैनिकों की वापसी के समझौते को 21 अक्टूबर को अंतिम रूप दिया गया था। समझौते पर हस्ताक्षर होने के 2 दिन बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इतर बातचीत की थी। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता सहित कई वार्ता तंत्रों को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की थी। आइए अब हम बात करें एक देश एक चुनाव के बारे में। एक देश एक चुनाव विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। इससे पहले
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते गुरुवार को एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने इस पर विचार रखा था। क्या है एक देश एक चुनाव? इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। फिलहाल लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं, या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद या जब सरकार किसी कारण से भंग हो जाती है। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होता है। उसी के हिसाब से उस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम जैसे राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हुए तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक देश एक चुनाव के समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया था। तब से अब तक कई मौक़ों पर भाजपा की ओर से एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है। दरअसल एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधि आयोग की एक मसौदा रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। उस रिपोर्ट में आर्थिक वजहों को गिनाया गया था। आयोग का कहना था कि 2014 में लोकसभा चुनावों का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव का खर्च लगभग समान रहा है। वहीं 7-7 चुनाव होने पर यह खर्च 50-50 के अनुपात में बढ़ जाएगा। सरकार को सौंपी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा था कि साल 1967 के बाद एक साथ एक चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हो गई। आयोग का कहना था कि आज़ादी के शुरुआती सालों में देश में एक पार्टी का राज था और क्षेत्रीय दल कमजोर थे। धीरे धीरे अन्य दल मजबूत हुए और कई राज्यों की सत्ता में आए। वहीं संविधान की धारा 356 के प्रयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को बाधित किया। अब देश की राजनीति में बदलाव आ चुका है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की संख्या काफ़ी बड़ी है। वहीं कई राज्यों में इसकी सरकारें भी हैं। आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए। तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी संपन्न हुए। इसके बाद 1957, 62 और 67 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए गए। 1968-69 के बाद यह सिलसिला टूट गया क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई थी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित एक वेबिनार में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस A.K. सीकरी ने कहा था, एक राष्ट्र एक चुनाव नई धारणा नहीं है। आज़ाद भारत के पहले 4 आम चुनाव ऐसे ही हुए थे। जस्टिस सीकरी कहते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया में बदलाव 1960 से तब शुरू हुआ जब गैर कांग्रेस पार्टियों ने राज्य स्तर पर सरकारें बनाना शुरू किया। इसमें यूपी, बंगाल, पंजाब, हरियाणा शामिल थे। इसके बाद 1969 में कांग्रेस का बंटवारा और 1971 युद्ध के बाद मध्यावधि चुनाव हुए। उसके बाद विधानसभा चुनाव की तारीखें कभी आम चुनाव से नहीं मिली और अलग अलग चुनाव शुरू हो गया। इसी वेबिनार में सुप्रीम कोर्ट के विधिक अधिवक्ता पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पराग पी त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र से जुड़े हैं और लोकतंत्र शासन का जरिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की धारणा 1952 से 67 तक चली। राज्यों की संप्रभुता पहचान अलग अलग चुनावों से मजबूत हुई। देश के अर्ध एवं सरकारी संघवाद के लिए बेहतर विकल्प है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.